नमस्कार। चलिए अब अपने इस लेक्चर में पूरे अध्याय का हम एक क्विक सारांश देख लेते हैं, एक छोटा संक्षिप्त सारांश देखेंगे। और आपको भी, जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूँ, कि आपको भी अपने एक की पॉइंट्स की नोट्स बनाने चाहिए हर अध्याय का। आप अपने पढ़ने के बाद ज़रूर बनाएं, जो बहुत उपयोगी होगा आपकी परीक्षाओं में और समय में जहाँ पे आपको पूरा चैप्टर पढ़ने का मौका नहीं मिलता है उसके तहत। और अंत में हम एक सिलेक्टेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, और उसके बाद ऑफ कोर्स आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सके उतना ही बढ़िया है, क्योंकि अब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो आप उसे और अच्छे से यूटिलाइज करके उसका उपयोग कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले हम संक्षिप्त सारांश, उसके बाद हम आगे के प्रश्न उत्तर पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ हमने देखा था कि आव्यूह क्या होता है। आव्यूह को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स भी बोलते हैं, राइट। तो आव्यूह क्या होता है? जो हमारा जो फलनों का है या संख्याओं का एक आयताकार विन्यास होता है, कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एलिमेंट ऐसे भरे रहते हैं, राइट। जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर जो आपका, इसको हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम पंक्ति बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं स्तंभ, राइट। जो हमारे एलिमेंट यहाँ इस पॉइंट्स पे भरे जाते हैं, राइट। तो ये आयताकार विन्यास आव्यूह कहलाता है। और हमने इसके अलावा क्या देखा था? हमारा आव्यूह की कोटि क्या होती है, राइट। कोटि के बारे में पढ़ा था, जिसे हम आर्डर भी बोलते हैं। तो आव्यूह की कोटि, आर्डर क्या होती है? तो मान लीजिए अगर कोई आव्यूह है, उसमें जो नंबर ऑफ जो रो है, जो रो है, ये अगर हमारे यम है, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, मतलब पंक्तियाँ जो है, ये हमारा यन है। तो जो आर्डर होगा, जो कोटि होगा इस मैट्रिक्स का, उसको हम क्या लिखते हैं? यम क्रॉस यन। जो पहला डिजिट होता है वो बदलता है हमारा पंक्तियों की संख्या, और दूसरा जो इसमें है वो क्या बताता है? स्तंभों की संख्या, मतलब कॉलम्स नंबर, राइट। फिर हमने देखा था आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार तो कितने प्रकार के देखे थे, क्विकली देख लेते हैं। पहला हमने देखा था पंक्ति आव्यूह क्या होता है? पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह को क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें केवल एक रो और n नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 क्या है? देखिए, ये 1 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स है। तो ये क्या होगा? हमारा एक पंक्ति आव्यूह होगा, रो मैट्रिक्स होगा। इसी प्रकार अगर हमारा ना स्तंभ आव्यूह होता है। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? स्तंभ आव्यूह में होता है कि केवल एक कॉलम होगा और मेनी रो हो सकते हैं। तो मान लीजिए 4 क्रॉस 1 का हो गया, तो 1 4 2 3, मतलब आप इसको भर सकते हैं। जो जो डिफरेंट नंबर ऑफ रो 4 हो गए और कॉलम नंबर 1 है। हमने ये भी देखा था कि शून्य आव्यूह के बारे में, रिक्त आव्यूह के बारे में भी देखा था, जिसमें क्या होता था कि सारे एलिमेंट जो हमारे हैं वो 0 होते हैं, राइट। सो अगर ये 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है तो 0 हो गया आपका। ये 2 क्रॉस 1 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया, या 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स हो गया। ये सारे हमारे क्या होंगे? 0 मैट्रिक्स होंगे, क्योंकि जो इसके सारे अवयव जो हैं, जो प्रविष्टियाँ हैं, वो क्या है? यहाँ पे 0 है। हमने वर्ग आव्यूह के बारे में देखा था। वर्ग आव्यूह क्या होता है? वर्ग आव्यूह में क्या होता था कि जब नंबर ऑफ रो है, अगर मान लीजिए कोई हमारा मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है? यम क्रॉस एन है। कोई मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर क्या है? पी प्लस क्यू है। तो ये वर्ग आव्यूह कब होगा? ये वर्ग आव्यूह क्यों होगा? जब यम इजकल टू एन हो, यहाँ पे जब पी इजकल टू क्यू हो, राइट। तब इसको वर्ग कहेंगे। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम जो है समान होंगे, तब हमारे इसके जो इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। और फिर हमने देखा था विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, तो विकर्ण आव्यूह किसके लिए होता है? हमारा मोस्टली हमारा वर्ग आव्यूह के लिए होता है। तो कोई वर्ग आव्यूह है जिसके सारे एलिमेंट 0 हो, सारे एलिमेंट 0 हो, राइट, एक्सेप्ट ये वाले एलिमेंट को। तो यहाँ पे जैसे अभी फिलहाल हमने 0 रखा है, तो ये आपका कोई पी के पी क्यू कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं जो जो प्राइमरी डायगोनल है, जो प्रमुख मुख्य विकर्ण है, उसके जो अवयव है वो 0 नहीं होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो सकते हैं। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसे हम ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई इज नॉट इजकल टू जे के लिए जो हमारा ए आई जे है वो 0 होगा, और बाकी के लिए वो 0 नहीं होगा। तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह कहेंगे।
और इसी का एक हमारा एक सब ग्रुप आप कह सकते हैं कि जिसमें कोई भी विकर्ण आव्यूह जिसके सारे जो प्राइमरी डायगोनल के जो एलिमेंट हैं ये हमारा कांस्टेंट हो, बाकी सब तो ऑफकोर्स अगर वो है तो हमारा जीरो होगा। तो अगर एक कांस्टेंट है तो इसको हम अदिश आव्यूह भी बोलते हैं, अदिश आव्यूह, राइट। अब इसका एक बोल सकते हैं सब ग्रुप है कि अगर k इक्वल टू 1 हो, राइट, अगर हमारा एक कोई आव्यूह है जिसका जो प्राइमरी डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो ये 1 है, तो इस आव्यूह को, इसको हम इकाई आव्यूह या क्या बोलते हैं, तत्समक आव्यूह। और इसे हम तत्समक आव्यूह को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम I से लिखते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हमने बात किया कि दो आव्यूह समान कहे जाते हैं, आव्यूहों की समानता, आव्यूहों की समानता। तो मान लीजिए कोई दो आव्यूह हैं आपके, A है, मान लीजिए Aij है, और ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, और कोई मैट्रिक्स B है जो Bij है मान लीजिए, और ये क्या P क्रॉस Q ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स A और B बराबर होने कब होंगे, तब होंगे जब हमारा m इक्वल टू P हो और n इक्वल टू Q हो, मतलब जो दोनों का ऑर्डर है वो हमारा सेम होना चाहिए, राइट, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये है कि हर एलिमेंट जो है हमारा इसका सेम होना चाहिए, मतलब ये जो हमारा मैट्रिक्स है तो इसका मतलब जो Aij है वो हमारा Bij होगा, कि हर एलिमेंट सेम होगा। जैसे A1 2 3 4 3 है तो ये हमारा मैट्रिक्स तभी बराबर होगा जब ये इसके सारे एलिमेंट सेम हो। ये हो गया आव्यूहों की समानता के लिए कंडीशन। अब चलिए देखते हैं हमारा आव्यूहों का योग का क्या कंडीशन है। आव्यूहों का योग के बारे में क्या हमने देखा, तो क्या हमने देखा था, हमने देखा था कि अगर A कोई मैट्रिक्स है Aij है और m क्रॉस n का, तो अगर हमारा योग तभी संभव होगा जो कोई मैट्रिक्स Bij है जो आप सेम ऑर्डर का हो, और इस दशा में जो हमारा मैट्रिक्स का योग होगा उसको हम एलिमेंट वाइज ऐड कर देंगे, राइट, सारे जो पोजीशन है वो ऐड हो जाएंगे और हमें सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल जाएगा। और इनके जो गुणधर्म थे, गुणधर्म क्या क्या है इनके, राइट, गुणधर्म क्या क्या थे, तो पहला कि ये पहला था क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करते हैं, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स A प्लस B है तो इसको आप ले सकते हैं B प्लस A। दूसरा साहचर्य नियम, साहचर्य नियम को फॉलो करते हैं। साहचर्य नियम का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स A प्लस B है और प्लस C है तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C, राइट, जो ग्रुपिंग है वो अलग अलग ऐसे कर सकते हैं। हमने हमारा कोई मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है, तो अगर हमारा कोई मैट्रिक्स 0 प्लस ए इक्वल टू A प्लस 0 हमको सेम मैट्रिक्स देता है तो ऐसे में योग का तत्समक बोलते हैं इसको, जो जीरो मैट्रिक्स है योग तत्समक है, योग का तत्समक मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसी प्रकार हमारा योग का व्युत्क्रम मैट्रिक्स, योग का व्युत्क्रम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, योग का व्युत्क्रम मैट्रिक्स ये हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स A है और कोई अनदर मैट्रिक्स अगर माइनस A हो, सच दैट कि जो हमारा योग करने पर हमको जीरो मैट्रिक्स मिलता है, तो हम जो माइनस A मैट्रिक्स है इसे हम क्या करेंगे, योग का व्युत्क्रम बोलते हैं, राइट। फिर हमने देखा था आव्यूहों का अंतर क्या कंडीशन है, आव्यूहों का अंतर, आव्यूहों का अंतर के लिए क्या था, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A है जिसे हम Aij जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और m क्रॉस n मैट्रिक्स का है, तो अगर इसका अंतर ज्ञात करना है तो कोई मैट्रिक्स Bij हो जो सेम ऑर्डर का होना चाहिए, m क्रॉस n का होना चाहिए, तो इस दशा में A माइनस B जो क्या होगा एलिमेंट वाइज उनका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, राइट, और हमारा जो मैट्रिक्स मिलेगा सेम ऑर्डर का मिलेगा। हमने आव्यूहों का अदिश्य गुणन भी देखा, आव्यूह का अदिश्य गुणन, तो मान लीजिए कैसे देखा हमने, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A है जिसका कांस्टेंट K से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको आप लिख सकते हैं K, जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है Aij, राइट, m क्रॉस n मैट्रिक्स, और इसका मतलब अगर करेंगे तो ये हर एलिमेंट से हमारा जो मैट्रिक्स में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा K, राइट। तो मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 1 है और यहाँ K से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो रिजल्ट क्या होगा K K K K K K हो जाएगा, राइट।
और इनसे एसोसिएटेड हमने कुछ गुणधर्म भी देखे थे। क्या गुणधर्म देखे थे हमने? गुणधर्म देखे थे कुछ, क्या था? तो मान लीजिए कोई दो अदिश का सम है और किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं के प्लस के, या ले, नो प्रॉब्लम। या कोई मैट्रिक्स के है और कोई मैट्रिक्स के के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको इंडिविजुअली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गए हमारे दो गुणधर्म आव्यूह के अदिश गुणन से संबंधित। हमने ऋण आव्यूह के संबंध में भी देखा था कि कोई आव्यूह है तो इसका ऋण आव्यूह क्या होगा। इसका ऋण आव्यूह को हम माइनस ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ऋण आव्यूह। और इसका जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, अगर ये ए आई जे है तो इसका जो एलिमेंट क्या होगा, माइनस ए आई जे होगा, राइट। और सेम आर्डर का मैट्रिक्स होगा, राइट। अगर एम क्रॉस एन है तो ये हमको एम क्रॉस एन का ही मैट्रिक्स मिलेगा। चलिए अब आव्यूहों के गुणन को देखते हैं। आव्यूहों का गुणन, राइट, क्या होता है? तो मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, और कोई मैट्रिक्स बी है, बी आई जे, राइट। अब मान लीजिए इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो हमारा जरूरी है कि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका ऑर्डर एन क्रॉस सम पी हो। यहाँ पे ध्यान रखें कि जो पहला मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज, जो कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, तभी उनका गुणा संभव है। और मान लीजिए तब आपको ए बी मिलेगा, तो इसका मान लीजिए कोई मैट्रिक्स सी के बराबर होगा, जहाँ सी जो हमारा एलिमेंट है उसको अगर हम सी आई के से लिखते हैं, वो भी हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, एम क्रॉस पी का होगा, राइट। ये वैल्यू जो होगी एम क्रॉस पी का मैट्रिक्स मिलेगा। यहाँ पे जो सी आई के होगा वो हमारा कैसे प्राप्त होगा, मान लीजिए यहाँ पे जे इक्वल टू 1 to एन ए आई जे, और जो ये होगा बी जे के, ये हमारा एक जनरल टर्म में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका आईएथ रो और जेएथ कॉलम है, इसके जेएथ रो केएथ कॉलम के मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का जो योग होगा, उससे हमारा जो मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स का मैट्रिक्स सी है उसका आईएथ रो और केएथ कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। सो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हमने देख रखा है। और इनसे संबंधित हमने कुछ गुणधर्म देखे थे। क्या थे वो इनके गुणधर्म? पहला तो ये कम्यूटेटिव लॉ, जो हमारा क्रम विनिमय नियम फॉलो नहीं होता है, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नहीं, राइट। सो क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं, राइट। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स ए बी डिफाइंड है, परिभाषित है, तो जरूरी नहीं है कि बी ए परिभाषित हो, बी ए जरूरी नहीं कि परिभाषित हो, राइट। और मान लीजिए अगर परिभाषित हो तो भी जरूरी नहीं है कि ये भी इक्वल टू बी है, राइट। इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, कुछ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से जो क्रम विनिमय नियम होता है हमारे जो आव्यूह के गुणन में, वो काम नहीं करता है। इसके अलावा जो हमारा साहचर्य नियम है वो काम करता है। साहचर्य नियम क्या है कि अगर कोई ए बी है, इसके साथ ग्रुप है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए बी सी। ये हमारा साहचर्य नियम यहाँ पे फॉलो हो सकता है। और प्रत्येक आव्यूह के लिए एक आव्यूह इस प्रकार होता है, जैसे मान लीजिए इसको कि अगर ए आई इक्वल टू आई ए है, तो इसको इक्वल टू अगर सेम मैट्रिक्स मिल जाता है तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, राइट। आव्यूहों का जो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह कि अब बोलते हैं। और इसको मल्टीप्लिकेशन का तत्समक बोलते हैं, गुणन का तत्समक, राइट। और हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे जो दो नंबर है ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, तो ए और बी है जो होता है 0 होता है। बट जो हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हम देखें तो ए बी हमारा अगर 0 है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा दोनों 0 नहीं है, फिर भी हमको एक फाइनल मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स मिल सकता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस हमने देखा था गुणन में। हमने आव्यूह के परिवर्त के बारे में भी देखा। परिवर्त क्या होता है आव्यूह का? परिवर्त आव्यूह
जिसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो परिवर्त आव्यूह क्या है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है तो इसका परिवर्त को हम ए डैश या ए टू द पावर टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें जो रो होता है, जो पंक्ति होती है, पंक्ति को हम स्तंभ में बदल देते हैं, और जो स्तंभ होता है उसको हम पंक्ति में बदल देते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, जरा 1 2 3 4 ऐसे है, तो अगर हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है, जिसे ए डैश या ए टी भी लिखते हैं, तो ऐसे अगर आप इसका ट्रांसपोज लिखना चाहें तो जिसका रो है इसके कॉलम में बदल दीजिए, इसका रो है इसके कॉलम में बदल दीजिए, राइट। तो ये हो जाएगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, राइट, परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त। और इसके परिवर्त के कुछ गुणधर्म भी देखे थे हमने। क्या गुणधर्म थे? गुणधर्म पहला, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसका अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो सेम मैट्रिक्स मिलेगा। दूसरा, कोई कांस्टेंट है जिसका मल्टीप्लाई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो कांस्टेंट अलग हो जाएगा और उसके इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर होगा। और तीसरा गुणधर्म हमने देखा कि कोई मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, उसका जो ट्रांसपोज होगा वो मैट्रिक्स हमारे इंडिविजुअल मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के ट्रांसपोज के बराबर होगा, प्रोवाइडेड जो हमारा इसमें लेफ्ट मल्टीप्लाइड है तो इसमें ये राइट से है, तो इसमें ये लेफ्ट से होगा। फिर हमने देखा था सममित और विषम सममित आव्यूह के बारे में। सममित, विषम सममित आव्यूह, राइट। तो ये क्या होता है? तो कोई मैट्रिक्स ए है, अगर मान लीजिए आप ए आई जैसे लिखते हैं, तो ये सममित आव्यूह क्या होगा, जो ए का जो ट्रांसपोज होगा उससे मैट्रिक्स मिल जाए तो ये हमारा कहा जाता है, ए जो है सममित आव्यूह है, राइट। और अगर हमारा जो ट्रांसपोज है और हमारा माइनस से मिलता है, नेगेटिव हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, राइट। और इसके रिलेटेड कुछ गुणधर्म हमने देखे थे। क्या गुणधर्म देखे थे? एक गुणधर्म हमने देखा था कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका जो ट्रांसपोज होता है, उसका सम अगर है, ट्रांसपोज का लेते हैं, जो उसका परिवर्त है उसका जो योग होगा वो क्या होगा, सममित होगा। और अगर डिफरेंस लेते हैं ये और उसके ट्रांसपोज का, तो ये क्या होगा, ये होगा विषम सममित होगा, राइट। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको सम और विषम सममित के योग के रूप में ले सकते हैं। अगर ये हमारा ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, राइट, यहाँ पे ये क्या होगा, सममित है, और ये क्या है, विषम सममित है, राइट। तो इनके योग के रूप में हम लिख सकते हैं। और चौथा क्या था कि अगर कोई ये हमारा विषम सममित है तो हमारा जो इसका एलिमेंट होगा, डायगोनल एलिमेंट होगा, जो ए आई आई है, ए 1 1 ए 2 2, राइट, ये 3 3, ये जो हमारे ए आई आई एलिमेंट होंगे वो हमारा 0 होंगे। फिर हमने व्युत्क्रमणीय आव्यूह की बात की थी। व्युत्क्रमणीय, जिसे हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और कोई अनदर मैट्रिक्स बी है, इस प्रकार की ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है, तस्मक आव्यूह मिलता है, तो इस केस में जो हमारा बी होगा, बी ए का व्युत्क्रम, या आप कह सकते हैं ए बी का व्युत्क्रम आव्यूह है, ठीक है। ये हो गया हमारा व्युत्क्रम आव्यूह के संबंध में। हमने आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया या एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात की थी। आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया, राइट। तो इसमें क्या देखा था, 3 रो के लिए, 3 कॉलम के लिए, पहला हमारा कोई रो को किसी रो से इंटरचेंज कर दिया, या किसी कॉलम को किसी अनदर कॉलम से इंटरचेंज कर दिया। दूसरा हमने क्या देखा था कि कोई रो है जिसको एक कांस्टेंट फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया उस रो में, या कोई कॉलम उसे किसी कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया उस कॉलम के में। तीसरा हमने कहा था कि कोई आर आई है, उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, आर आई प्लस सम अदर रो विद सम कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन। इसी प्रकार अगर हमारा कोई कॉलम है उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया सी आई को
सी आई प्लस के सी जे सम, राइट। सो ये 3 प्रकार के हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस देखे थे और इसका हमने उपयोग भी किया था जो हमारे प्रक्रिया संख्या का व्युत्क्रम निकालने के लिए। व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं इस प्रारंभिक संक्रिया का, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले देखा था कि अगर कोई मैट्रिक्स X इक्वल टू ए बी है तो अगर हम पंक्ति संक्रिया लगानी है, अगर इसमें हम पंक्ति संक्रिया लगा रहे हैं तो हमारे जो ये प्रोडक्ट है उसके इस साइड में हम पंक्ति संक्रिया लगाएंगे, राइट। और कोई मैट्रिक्स का अगर यहाँ स्तंभ संक्रिया लगा रहे हैं यहाँ पे तो हमारा इस जो अदर साइड वाला मैट्रिक्स है इसमें हमारा स्तंभ संक्रिया लगेगा। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि कैसे संक्रिया लगाते हैं, तब हमारा जो ये मैट्रिक्स इक्वेशन है वो हमारा वैलिड रहेगा, अदरवाइज वैलिड नहीं रहेगा। तो इस स्थिति में इसका उपयोग करते हुए अगर कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, मान लीजिए जैसे अगर हमको पंक्ति संक्रिया द्वारा निकालना है तो पंक्ति संक्रिया लगा के आपको निकालना है, तो आप a इक्वल टू आई ए लिखेंगे और इसे इस प्रकार ट्रांसफ़र करेंगे कि अगर पंक्ति संक्रिया इसमें लग रही है तो इसमें लगेगी और ये सेम रहेगी, राइट। और इसको ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन करके ट्रांसफॉर्म करके आपको इसको ऐसे लाना है सब मैट्रिक्स बी ए, जहाँ पे बी क्या होगा, ए इनवर्स होगा, राइट। तो इस प्रकार से ये हमारा पंक्ति संक्रिया द्वारा हो गया। सेम चीज़ को आप स्तंभ संक्रिया के साथ भी कर सकते हैं, स्तंभ संक्रिया लगा सकते हैं। स्तंभ संक्रिया लगाने के लिए क्या करना होगा, आपको कोई मैट्रिक्स मान लीजिए बी है, ए है मान लीजिए, और इसको स्तंभ संक्रिया लगाना तो कहा गया राइट साइड में लगाएंगे, राइट। तो हमारा ए आई लिखेंगे और इसको हम इस प्रकार ट्रांसफॉर्म करेंगे कि हमारा जो एक आई इक्वल टू सम मैट्रिक्स ए बी मिल जाए, तो जो बी आएगा यहाँ पे मैट्रिक्स वो हमारा क्या होगा, ए इनवर्स होगा, राइट। तो ये वाला प्रोसेस हमने डिस्कस किया था और एक एग्जाम्पल भी दिया था। तो ये तो रहा कि सारे क्विक रिव्यू की पॉइंट्स की कैसे हमने क्या क्या जो कॉन्सेप्ट देखे, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्विक रिवीजन हुआ जो बहुत ही हेल्पफुल होता है एग्जामों में, आप अपना खुद बनाएं और इसके संबंधित बहुत सारे और प्रॉब्लम सॉल्व करें, विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व करें, जिससे आपका और क्लियर कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अब इस क्रम में हम एक लास्ट सिलेक्टेड प्रॉब्लम देख लेते हैं और वहाँ पे हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए एक जहाँ पे एक सारे एलिमेंट हमारे 1 है, राइट। और ये कहा जा रहा है कि आप ए टू द पावर n क्या वैल्यू होगा, जहाँ पे n हमारा क्या है, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट है, कोई नंबर हो सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो कैसे निकालेंगे, तो आप a को पहले a डॉट ए निकालिए, तो क्या लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, राइट। आप इसके रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये एलिमेंट मिलेगा, सिमिलरली इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दूसरा एलिमेंट मिलेगा यहाँ पे। तो आप अगर सारे एलिमेंट्स को फिल करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 प्लस प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आपको 3 का एक ऐसे मैट्रिक्स मिलेगी, राइट। और इसे अगर आप फर्दर मल्टीप्लाई करें तो आप लिखें ए स्क्वायर डॉट ए, तो आपको क्या मिलेगा, आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। फिर आप सॉल्व करिए इसको तो आपको क्या मिलेगा, फिर आप इसका रो इससे मल्टीप्लाई करिए तो आपको 3 प्लस 3 प्लस 3 मिलेगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे 3 प्लस प्लस 3 मिलेगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 मिलेगा, राइट। अब फिर कर लीजिए, राइट, कोई प्रॉब्लम नो। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3, एनीथिंग, नो प्रॉब्लम, राइट। और इसको आप और क्या फॉर्म दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर 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 3 स्क्वायर, राइट। सिमिलरली आप इसको कैरी ऑन करते चल सकते हैं, आपको ऐसे सारे करते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा a टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए, राइट, जो आपका क्या होगा, a टू पावर n होगा। दिस इज व्हाट हमको निकालना है। तो इसका मतलब आप देखिए जैसे हमने अगर इसका अगर विश्लेषण करें तो जो यहाँ पे वैल्यू है उसके इसके पावर घात के रूप में मिल रही है, राइट। और 3 हमारा सेम है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 3 टू पावर n हो जाएगा हमारा 3 टू पावर n माइनस 1 3 टू पावर n माइनस 1 3 टू पावर n माइनस 1, राइट।
है। तो हो गया ये आपका एक छोटा सा सॉल्यूशन। तो ये रहा एक बहुत ही लिमिटेड और सिलेक्टेड प्रॉब्लम। मैंने सोचा कि ये आप देख सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अब आपके पास कॉन्सेप्ट है, आप सॉल्व करिए, बहुत से सारे प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, आपके बुक में मिलेंगे, कहाँ से भी मिलेंगे। और हमारा क्विज अपना इस के अंत में हमारा जो डैशबोर्ड से अपने क्विज को अटेम्प्ट करिए, ऑनलाइन क्विज, आपको और क्लैरिटी आएगी कैसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे उसे सॉल्व करना। अंत में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए देख यहाँ पे ये हमारा ये लेक्चर ये पार्ट चैप्टर का ख़त्म करते हैं, और आपको अपने अगले लेक्चर में हम मिलेंगे जहाँ पे हम साड़ी के बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको अपने लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।